नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के हिंदी साहित्य के पोर्शन में। यहाँ पे दोस्तों हम हिंदी का जो पोर्शन है, किसी भी एग्ज़ाम का यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, जीआईसी हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उसके संबंधित हम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है। आज पहला टॉपिक है और इसी तरह से हम आने वाले टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे, यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मॉक टेस्ट देखेंगे, ताकि हमारा स्टेटस पता चल सके कि हमारा लेवल क्या है, हमें किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं, हर टॉपिक पे वीडियोस दी हुई हैं, तो वहां पे जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अध्याय पहला, हिंदी भाषा और उसका विकास। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक है और इस टॉपिक को लेकर ही हम चलेंगे और इसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा। लेकिन दूसरा और पहले टॉपिक के बीच में हमारे जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है दोस्तों, वो भी हम लेकर आएंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अगर आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस मिला लें, उसी हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा पहला अध्याय है हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसका पहला टॉपिक है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संसार की प्रति एक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। बिल्कुल, जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में, उन सभी भाषाओं की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी जो भाषा है वो आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद, अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया है। जो फारसी जब आए थे, जब अरबी लोग यहाँ पे हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने जो हिंदी शब्द का यूज़ है उन्होंने ही सर्वप्रथम किया था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। मतलब जो ईरानी लोग थे वो भारत को महाभारत काल से ही हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा था। तो ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हिंदी, मतलब जो हिंदुस्तान की भाषा है, उसको हिंदी किस तरह से कहा जाने लगा। और हिंद का एक जगह ये भी है कि जो सिंधु नदी है, तो जो फारसी लोग होते हैं, ईरानी लोग जो होते हैं या मिस्र के जो लोग थे, वो क्या बोलते थे, इसको हिंद को सिंध पढ़ा करते थे। मिस्र के जो लोग थे वो हा को सा पढ़ते थे, मतलब सॉरी, सा को हा पढ़ते थे। जो सिंधु नदी थी तो उसको वो लोग हिंदू नदी बोला करते थे। तो इस तरह से उसके किनारे बसे हुए लोगों को उन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी सही है कि हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। फिर भारतीय आर्य भाषाएं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 12। भारोपीय, भारत और यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टैमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, कोकेशस, सूडानी तथा बुशमैन। इन 12 भाषा परिवारों में भारतीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। कौन से भाषा परिवार की? भारोपीय, भारत और यूरोपीय। हिंदी इसी भाषा परिवार की एक भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषा किस मुख्य भाषा परिवार की है? भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा की एक शाखा है जिसे भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से काल हैं? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक। ठीक है, ये 3 हो गई। कौन सी? भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय है। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों में, दो भाग कौन कौन से हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में वर्गीकृत किया गया है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। वैदिक संस्कृत को अगर हम यहाँ पे देखें तो वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में दृष्टिगोचर होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता क्या है? संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 क्या है रचनाएं हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं। यजुर्वेद कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित किए गए हैं। सामवेद इसमें सोम योगों मतलब यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद इसमें जनसाधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने, टोटकों का संकलन किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। फिर है ब्राह्मण। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे दिए हुए हैं। ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद, तांडव अथवा पंचाविंश ब्राह्मण, अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। तो ये कौन से हैं? कुछ वेद हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इसमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। ईश, केन, कट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडूक्य, श्वेताश्वेतर तथा कौशितकी। तो ये कौन से हैं? 12 उपनिषद हैं जो कि मुख्य हैं। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 52। इसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं। 13 स्वर और 39 व्यंजन। स्वर आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, रे, रा, ए, ओ, ए, औ। फिर व्यंजन है का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, हा। अनुस्वर किसे कहते हैं? जो एक बिंदी होती है। विसर्ग किसे कहते हैं? जिसमें 2 ऊपर नीचे बिंदी होती है। जिन्हा मूलक कह, खा मतलब जो यहाँ से निकलती हैं, कंठ से कह सकते हैं। कह, खा। उपधमानीय प, फा। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग, तथा 3 वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। लौकिक संस्कृत पाणिनि की अष्टाध्यायी रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। किसकी? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए हैं। तो वो वर्ण है लहा, ढ़ा। जिह्वा मूलीय तथा उपधमानीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा
क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर रह गया है, विशेष अंतर आ गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अगर बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंशों के रूप में विकसित हुई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। प्राकृत भाषा के प्रकार हैं शौरसेनी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत मुख्यतः मथुरा के आसपास की बोली है। यह मध्य देश की प्रमुख बोली थी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार शौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। बाद में इससे पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा समूहों की उत्पत्ति हुई। दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य शौरसेनी में ही लिखे हैं। आधुनिक विद्वानों के अनुसार शौरसेनी प्राकृत से ही आगे चलकर महाराष्ट्रीय प्राकृत का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कपूर मंजरी, राजशेखर, चंद्रलेखा, रुद्रदास, आनंद सुंदरी, घनश्याम, इनकी जो रचनाएं हैं आदि रचनाओं में भी शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। फिर है अर्धमागधी। अर्धमागधी मुख्यतः 3 प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश, शूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कोसल या अयोध्या की भाषा थी। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश अर्धमागधी में ही दिए थे। इसी कारण इनके उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्य प्राकृत कहा है। जैनाचार्यों ने भी अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है, जैसे आदि भाषा, आर्य, आर्षी आदि। फिर है मागधी। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मतलब मगध में प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से ही बताई है। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीनतम तथा परिलक्षित होते हैं। प्राकृत व्याकरण के अनुसार मागधी प्राकृत की विशेषताएं थी रा के स्थान पर ला, का, सा, शा, पा के स्थान पर शा का उच्चारण तथा अकारांत शब्दों के स्थान पर कर्ता कारक एक वचन की विभक्ति ए का प्रयोग, जैसे जन, जने, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, मृच्छ कटिकम, शूद्रक आदि रचनाओं में यत्र तत्र मागधी के दर्शन हो जाते हैं। फिर है पैशाची। पैशाची यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हार्नले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शौरसेनी का विस्तृत रूप माना है। पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत की पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है। इसके जो अवशेष हैं वो चीन, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, गांधार आदि में पाए गए शिलालेखों में मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैशाची का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पाली। फिर है पाली। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अधिगम पिटक की रचना हुई है। सूत्र पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में
बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दिए थे। अभिधम्म पिटक में चित्त चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश, अट्ठकथा साहित्य आदि। पाली भाषा की 3 व्याकरण उपलब्ध हैं, सद्द नीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण तथा मोगलान व्याकरण। सद्द नीति व्याकरण की रचना अगवंश ने की थी जो एक बर्मी भिक्षु थे। श्रीलंका के मोगलान ने मोगलान व्याकरण तथा कच्चान ने कच्चान व्याकरण की रचना की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोसल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। प्रथम प्राकृत भी पाली को कहा जाता है। पाली में वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। पाली भाषा के स्वर आ ई उ ए ओ। व्यंजन है का खा गा गा, का खा गा घाणा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढाणा, ता था धा धा, ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा हा का अम। प्राकृत प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वर रुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा हेमचंद्र को। वर रुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। परंतु हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को 3 वेदों में वर्गित किया है, अर्धमागधी, आर्षी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। ठीक है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणाथा, बहुलीक, अवंतिज्ञा तथा प्राच्या। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी मुख्य है। महाराष्ट्री साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। प्राकृत व्याकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है और सबसे पहले उन्होंने ही इसका विवेचन किया है। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद्य रचना प्रायः महाराष्ट्री में हुई है। काव्य भाषा के रूप में यह पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों का जो मीन था इसी भाषा में लिखे हैं। अपभ्रंश भाषा के मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र व बाण भट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा तथा दंडी ने इसे अभिरादि की भाषा कहा है। अभिरादि तो ग्राम भाषा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा को। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किए हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर नामवर सिंह भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का काल 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं।
मार्कंडेय व इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? नागर गुजरात की बोली है, ब्राचड़ सिंध की बोली है और उपनागर राजस्थान की बोली है। दोहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही एक छंद है। दोहा, जिसे दोहा भी कहा जाता है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप व भाषाएं। अपभ्रंश और उसकी भाषाएं जो क्षेत्रीय स्वरूप है कौन सा है? सबसे पहले है शौर सेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा। पैशाची अपभ्रंश पंजाबी, ब्राचड़ अपभ्रंश सिंधी, खस अपभ्रंश पहाड़ी, महाराष्ट्री अपभ्रंश मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा किस प्रकार से हिंदी स्वरूप में आई, जिसे देवनागरी के नाम से जाना जाता है। तो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा किस तरह से अपने परिष्कृत रूप में आई उसके बारे में देखेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कराया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। और तैयारी करते रहें, नोट्स अपने खुद से बनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।